चलो चलो अमेरिका चलो। हमारे पॉडकास्ट का मकसद ये है कि लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म से हम प्रोफेशनल कंसल्टेंसीज दें। इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनिए ताकि आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्टिंग में अपने करियर को किस तरह आगे बढ़ाना है, किस तरीके से आप मूव कर सकते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज, कैटेगरीज ऑफ वीजा जो आपने सुनी भी नहीं होंगी, किस तरह इन वीज़ों के लिए आपने अप्लाई करना है, हम वीज़ा कैसे अप्लाई करें, किस तरीके से आपने अपने पासपोर्ट को वर्तेबल बनाना है। इस वक्त तकरीबन 30 से 35 वीजा कैटेगरीज हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील खान और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। हुआ कुछ ऐसा कि अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक पॉडकास्ट की लिंक्डइन के ऊपर, पॉडकास्ट का टॉपिक था चलो चलो अमेरिका चलो। उस पॉडकास्ट में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान से बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया। हमारे पॉडकास्ट का मकसद ये है कि लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म से हम प्रोफेशनल कंसल्टेंसीज दें और उस पॉडकास्ट पे मेरे साथ बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं, जिसमें डेटा साइंटिस्ट भी हैं, लिंक्डइन कोचेस भी हैं, कंटेंट राइटर भी हैं, वीडियोग्राफर्स भी हैं और वो लोग जो रिक्रूटर्स हैं, ये तमाम लोग उस पॉडकास्ट पे होते हैं। तो इस पॉडकास्ट का टॉपिक था चलो चलो अमेरिका चलो, जो हर सैटरडे को पाकिस्तानी रात 9 बजे के टाइम लाइव होती है। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनिए ताकि आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्टिंग में अपने करियर को किस तरह आगे बढ़ाना है, किस तरीके से आप मूव कर सकते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज, इन तमाम ममालिक में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और क्या क्या इसके तरीकेकार हैं। तो आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आपको इस वीडियो में कैटेगरीज ऑफ वीजा की कितनी कैटेगरीज हैं जो आपने सुनी भी नहीं होंगी, वो कैटेगरीज बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह इन वीजों के लिए आपने अप्लाई करना है, क्या आप इसके एलिजिबल हैं या नहीं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा और हो सकता है इससे कोई आपको टिप मिल जाए, आपके लिए आना मुमकिन हो जाए। तो चले लेट्स गेट स्टार्टेड। हर आदमी की ख्वाहिश इस वक्त कि उसको अमेरिका जाना है और अमेरिका सबके लिए ड्रीम कंट्री, और मैं हमेशा कहता हूँ अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये मैं नहीं कहता, ये इनके प्रेसिडेंट कहते हैं। First and foremost, I want to thank you for choosing us, believing that America is worthy of your aspirations. We can define America in one word: possibility. Since its founding, that very idea has been nurtured, enriched, and advanced by the contributions, sacrifices, and dreams of immigrants like you. अक्सर लोग सवाल करते हैं मुझसे कि अदिल भाई, हम वीज़ा कैसे अप्लाई करें, हमने अप्लाई किया, हमारा रिफ्यूज़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक बात याद रखिएगा, वीज़ा ऑफिसर वीज़ा देने के लिए बैठे हैं। हम झूठ ना बोले। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम फेक स्टेटमेंट्स लगाते हैं, हम अपनी जॉब का जाली सर्टिफिकेट्स लगाएंगे, हम पैसे उधार पकड़ के जो अपने बैंक स्टेट में डाल देंगे। अगर आपने फ्लाइंग करनी है अमेरिका के लिए, इंग्लैंड के लिए, यूरोप के लिए, तो उसको प्लान करें। पहले प्लान कैसे करें? आप बम्बई में रहते हैं और आप अप्लाई करते हैं विजिट वीज़े के लिए, टूरिस्ट वीज़ा B1 B2 कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। अगर ऑफिसर सवाल करेगा, भाई आप दिल्ली तक तो घूमने नहीं गए, आपने दुबई देखा नहीं और आप जब मार रहे हैं एकदम अमेरिका की, तो ये एक बड़ा मसला है। चीजें बाकायदा आपके रिकॉर्ड में आती हैं। मैं आपको इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे टिप्स शेयर करूंगा आपसे, किस तरीके से आपने अपने पासपोर्ट को वर्तेबल बनाना है ताकि आपका वीजा रिफ्यूज ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। इस वक्त तकरीबन 30 से 35 वीजा कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों के लिए। मैं इसके अंदर नाफ्टा कंट्रीज, मैक्सिकन और जो और कंट्रीज हैं उस कैटेगरीज को उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा। सबसे पहले जो उसमें वीज़ा आता है वो A1 वीज़ा। A1 वीज़ा पॉलिटिशियन लोगों के लिए। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, आप कभी सूबाई असेंबली में रहे हैं या आप हैं, तो आप एलिजिबल है इस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करने की। A2 वीज़ा आपके वो लोग जिनका ताल्लुक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से है, वो लोग जब किसी भी ट्रेनिंग पर आते हैं तो उनको A2 वीज़ा दिया जाता है। इसके बाद आता है B1 वीज़ा जो कि बड़ा कॉमन है। आप किसी एजेंट से बात करते हैं, आप किसी से बात करते हैं, वो आपको B1 कैटेगरी यानी टूरिस्ट वीज़े में अप्लाई करवाता है, जो कि नॉर्मली 99.9% हम सब लोग इसी में अप्लाई करते हैं। देखिए, इस वीडियो बनाने का एक मकसद और भी है कि हमारे बहुत से हमारे एजेंट्स को सिर्फ चंद कैटेगरीज पता है, उन कैटेगरीज पे अप्लाई करवाते हैं आपसे, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। इस वीडियो के कंप्लीट देखने के बाद इस बात की तो गारंटी है कि आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी सारी कैटेगरीज हैं जिनको हमने अब तक अनटैप पढ़ी, जिनको अब तक हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। B2 वीज़ा। B2 वीज़ा
बिजनेस मीटिंग्स और मेडिकल के लिए अगर आप कोई ऐसा इलाज करवाने आ रहे हैं जिस बीमारी का इलाज पाकिस्तान में नहीं है या इंडिया में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, तो आप B2 कैटेगरी पे अपना वीजा अप्लाई करते हैं। और आप अगर बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसर काम करते हैं, अमेज़न के लिए काम कर रहे हैं या और किसी ऐसी कंपनी के लिए जिसका ऑफिस अमेरिका में है, आप उनके लेटर पे, उनके इनविटेशन पे आप B2 वीजा अप्लाई कर सकते हैं। C वीजा बेसिकली ट्रांजिट वीजा है। आप किसी कनेक्शन में हैं, किसी फ्लाइट में हैं और आपका कनेक्शन वाया US किसी भी स्टेट के थ्रू है। अगर आपको यहाँ पे 2 घंटे से ज़्यादा स्टे करना है तो आपको C वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। ये स्टोरी मेरे साथ हो चुकी है। अगर आपने स्टोरी देखनी है तो मैंने पूरा उसमें ब्लॉग किया हुआ है, क्योंकि मैं इथरो लंदन से फ्लाई करके न्यूयॉर्क आ रहा था और मुझे जाना था कनाडा, लेकिन मुझे क्योंकि मेरे पास वीज़ा एक्सपायर हो गया था तो मुझे फ्लाइट में बैठने नहीं दिया गया था, मेरे पैसे फ्लाइट के ज़ाया हो गए। D वीजा कैटेगरी। D वीजा बेसिकली ये क्रू वीजा। आपने सुना होगा कि अक्सर लोग पहले शिप पे आया करते थे और शिप पे लैंड किया करने के बाद यहाँ उतर के स्लिप हो गए। उन सब के पास D वीजा होता था। ये फ्लाइंग जो आपके स्टाफ है एयरलाइन से आता है, ये सब D वीजा कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो कैटेगरी है वो है G1 से G5 तक। ये वो कैटेगरी है जो अब तक हम में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं। अगर मैं ये कहूं कि सबसे आसान कैटेगरी G1 से G5 के दरमियान तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस कैटेगरीज के अंदर फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं। आप वर्ल्ड बैंक के पोर्टल पे जाके देखें, UNA के और ऐसे और बहुत से इंटरनेशनल NGOs पे वो ये वीजा अप्लाई करते हैं। अगर आप बैंकर हैं, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, आपने CA किया हुआ है, CPA किया हुआ है, ACCA किया हुआ है या आपके पास बैंकिंग का बैकग्राउंड है, तो आप एलिजिबल हैं फेलोशिप प्रोग्राम के लिए। आप वर्ल्ड बैंक की साइट पे जाइए और वहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए। आपको बहुत से फेलोशिप प्रोग्राम मिलते हैं। ये वो प्रोग्राम है जो ईजीएस्ट पेड मिलते हैं आपको। इससे बहुत से प्रोग्राम स्टेट फंडेड होते हैं, आपको जॉब भी मिलती है, पैसा भी मिलता है और आप यहाँ के ट्रैवल को एंजॉय करते हैं। ये वीजा बेसिकली ये एक्सचेंज स्कॉलर्स का एक प्रोग्राम है। इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। ये वो कैटेगरी है जिसमें हमारे बहुत से इंडियन पाकिस्तानी आते हैं, लेकिन नॉर्मली लोगों को इस कैटेगरी का अंदाजा नहीं है। ये वीजा के अंदर आपको फुल बाइट मिलती है, आपको आजर और फेलोशिप मिलती है और बहुत सी अदर फेलोशिप्स मिल रही होती हैं। पर इसमें एक बात याद रखिएगा, अगर आप जे वीजा पर आए हैं इस मुल्क के अंदर, आपकी फेलोशिप कंप्लीट होती है तो आपको अपने मुल्क वापस जाना होता है। अगर आपका ताल्लुक इंडिया से है, बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है, तो आप फ्लाई करके अपने मेन कंट्री वापस जाएंगे और वहाँ पे 2 साल रहेंगे। 2 साल रहने के बाद आप दोबारा अप्लाई करते हैं तो ये आपको दोबारा वीज़ा देते हैं, जिसके बिहाफ पर आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। जे कैटेगरी का जो वीज़ा है ये स्टेट फंडेड वीज़ा है। जे वीज़ा कैटेगरी के अंदर क्योंकि फेलोशिप प्रोग्राम है, इसके अंदर फुल बाइट प्रोग्राम है, हैंड-फ्री फेलोशिप प्रोग्राम है, IVLP प्रोग्राम है। ये फेलोशिप्स हैं जिनके बिहाफ पे आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो पोर्टल है उसको मैं आपको बताता हूँ, USF पाकिस्तान, USEFPAKISTN.org। ये वो वेबसाइट है, यहाँ पे जाइए और जहाँ के इन कैटेगरीज में अप्लाई कीजिए। ये ना सिर्फ आपको वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कि आपको GRE के पैसे देते हैं, टोफल की तैयारी भी करवाते हैं, बैकअप सपोर्ट भी देते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। O1 और L1 दो डुअल इंटेंट वीज़ा कैटेगरी कहलाते हैं। ये 2 वीज़ा वो हैं आप सुबह लैंड करते हैं O1 पे या L1 पे और शाम में या नेक्स्ट डे जाके इस कैटेगरी को चेंज करवा के आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। O1 वीज़ा के लिए अगर आपने कुछ समथिंग स्पेशल किया, लाइक आप कोई इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आप एथलीट हैं, या आपने कोई ऐसा रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, आप PhD हैं, आप डॉक्टर हैं PhD में और आपने कोई ऐसी रिसर्च की हुई है या कोई आपको तमगा मिला हुआ है आपके यहाँ पे आपकी कंट्री से, तो उसके ऊपर आप O1 वीज़ा के ऊपर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीज़ा आपको 100% मिल जाता है। O2 वीज़ा जो है वो एथलीट्स के लिए है, अदाकारों के लिए है, क्रिकेट प्रोफेशनल्स के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। ये वीज़ा कैटेगरी बड़ी वैलिड है। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा कोई बेनिफिट है, आपने क्रिकेट खेली हुई है, किसी काउंटी से आपने क्रिकेट खेली हुई है, किसी लीग से, आप हॉकी प्लेयर हैं पाकिस्तान से, या आपने कोई ऐसा काम किया हुआ है। ये नहीं कि आपने खेला है तकरीबन 16 साल की उम्र में और अप्लाई कर रहे हैं 60 साल के बाद, ऐसा नहीं है। आपको उस कैटेगरी में जस्टिफाई करना है, शायद आप यहाँ पे आके भी खेल सकते हैं। इस बिहाफ पर भी आपको ये वीज़ा मिल जाता है। अगर आप एक्टर हैं, आपने कोई ड्रामे
ड्रामे किए हुए हैं, आपने कोई मीडिया पे कुछ किया हुआ है, तो या आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपका सोशल मीडिया पे एक अच्छा बैकग्राउंड है, तो भी आप O2 वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं और आपको वीज़ा मिल सकता है इजीली। मेरे मुल्क पाकिस्तान में तकरीबन 7,000 PhDs फालतू घूम रहे हैं। भाई वीज़ा अप्लाई करो O2 कैटेगरी के अंदर। इस वीज़ा का अप्लाई करने की कैटेगरी है, उसमें आपको एक जॉब चाहिए होती है, कोई आपको जॉब दे दे, ठीक है, वरना एक और तरीक़ेकार है, मैं इस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। LLC कंपनी बनाएं, यहाँ पे LLC कंपनी के अंदर ठोस इस कंपनी को स्टैब्लिश करें और उसी कंपनी से अपने आप को स्पॉन्सर करें। बिलीव करिए मेरी बात पे, आपका भाई आपको गलत मशवरा नहीं देगा, आपका वीज़ा लग जाएगा और आप उसी बिहाफ पे यहाँ पे जेन्युइन तरीके से, एक नंबर तरीके से ऑफिशियली लैंड कर सकते हैं। क्यू वीज़ा, ये वो वीज़ा है जो हमको पता ही नहीं चलता कब आता है कब चला जाता है। ये कल्चरल एक्सचेंज वीज़ा है जो आपके सूबाई गवर्नमेंट्स के पास इनका कोटा होता है बाकायदा, और इसमें क्या होता है, आप एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर लोग आते हैं और यहाँ पे आके सेटल होते हैं। कि तमाम डेलीगेशन जो गवर्नमेंट किसी भी के साथ आते हैं यहाँ पे किसी फंक्शन के लिए, कॉन्सर्ट के लिए, इन सबको क्यू वीज़ा दिया जाता है। अगली कैटेगरी है L1 वीज़ा। ये वो वीज़ा है जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा है। अगर फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क के अंदर है, तो विद इन अ कंपनी आपको ट्रांसफ़र होता है, L1 वीज़ा मिलता है। L1 का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको EAD कार्ड मिल जाता है, यानी वर्क परमिट मिल जाता है आपको, क्योंकि आप उसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी फैमिली का वीज़ा होता है। अगर आपके पास L1 वीज़ा है तो आपकी वाइफ भी एलिजिबल है इस वीज़े पे काम करने के लिए। अगर आप अमेज़ॉन इंडिया में काम कर रहे हैं तो आप L1 वीज़ा कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं अमेज़ॉन USA के अंदर और अपनी पूरी फैमिली को लेकर मूव कर सकते हैं। L1 पे आने के बाद आप ग्रीन का अप्लाई कर सकते हैं और फौरन ही आपको LPRA मिल जाता है, जिसके ऊपर आप इजीली यहाँ पे बिंदास होकर घूम सकते हैं। नया कानून पास किया 2024 में इस गवर्नमेंट ने कि जो लोग 5 साल यहाँ पे रह रहे हैं और वो इलीगल भी हैं भले, वो भी एलिजिबल हैं ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के। सबसे बड़ी बात है कि तमाम लोगों को ये डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं, उनका डाटा मेंटेन करना चाह रहे हैं। ये कहलाता है पर्सपेक्टिव लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट। L1 वीज़ा में पहले आपको PLPR मिलता है, इनिशियली वो आपको 3 साल का मिलता है और 3 साल के बाद आपको LPR परमानेंट मिल जाता है। ये बेनिफिट L1 वीज़े का। तो वो तमाम लोग जो पिछले 5 साल से इलीगल रह रहे हैं अमेरिका के अंदर, तकरीबन 20 मिलियन की आबादी है, तो रिपब्लिकन और दोनों पार्टी इस बात पे मुत्तफिक हो गई हैं और उन्होंने ये बिल पास कर दिया है। अब एक नया वीज़ा है NIW, इसका एब्रिविएशन नेशनल इंटरेस्ट वेवर। हुआ ये चंद साल पहले फायरवॉल की वजह से हुआवे की ब्रांड को यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की इशू की वजह से बैन किया गया। इसके बाद रशिया की वॉर और इस कंडीशन पे अमेरिका ने ये कैटेगरी अनाउंस की है। अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि हम ना टिकटॉक यूज करेंगे ना हम चाइना की प्रोडक्ट यूज करेंगे, और रशिया के साथ भी वॉर वाली कंडीशन, यूक्रेन का जो मामला है, तकरीबन इस वीजे के अंदर 32 टेक्नोलॉजीज की वैकेंसीज क्रिएट की। ये कहते हैं अब हम हर चीज अपनी खुद बनाएंगे और हमें टेक्निकल लोग चाहिए। 30 से 32 टेक्नोलॉजीज हैं और इन्होंने इस कैटेगरी को अनाउंस किया। इनकी वेबसाइट पे डिटेल मौजूद है। बंदा बैचलर किया हुआ हो और तकरीबन 5 साल का उसका एक्सपीरियंस हो सर्टेन फील्ड के अंदर, आप किसी मुल्क से भी हैं, आप अप्लाई कीजिए, आपको डायरेक्ट ऑन जॉब वीज़ा मिलता है। इस वीज़े का बेनिफिट ये है कि आपको कोई जॉब ऑफर लेटर नहीं चाहिए, आप खुद सर्च कीजिए, कोई एजेंट नहीं चाहिए, अप्लाई कीजिए इस कैटेगरी में। आई होप सो यू विल फाइंड अ वीज़ा। आप ऐप डेवलपर हैं, डेटा साइंटिस्ट पे काम करते हैं, ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, आपने साइबर सिक्योरिटीज में काम किया, आपको फायर वॉल पे काम करना आता है, इसीलिए मैं कहता हूँ पाइथन सीखो भाई। ये सब जिन कैटेगरीज के मैंने नाम लिया इनके पीछे पाइथन ही है और हमारी यूथ को पाइथन का पता ही नहीं है। जो आपकी मशीन लैंग्वेजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप डिजिटल मार्केटिंग के गुरु हैं, आप यूट्यूबर हैं, आपके पास बहुत अच्छा, आपने यूट्यूब पे बड़ा काम किया हुआ है, किसी भी चीज के गुरु हैं, सिर्फ बैचलर डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस, दैट्स इट। हाल ही में तकरीबन 5 से 10 केस तो मैंने अप्लाई किए हैं इस वक्त, देखें क्या रिस्पॉन्स आता है। इसका प्रोसेस टाइम सिर्फ 15 से 30 डेज है अगर आप एलिजिबल हैं। आई वीज़ा जो मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लिंक्डइन की प्रोफाइल को, लिंक्डइन को पता नहीं क्यों हमने निगलेक्ट किया। लिंक्डइन वो प्लेटफॉर्म है जब आप अप्लाई करते हैं, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स को चेक करते हैं, लिंक्डइन से आपके लिंक बनते हैं। तो ये वीज़ा कैटेगरी आप उन लोगों के लिए है जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं। पी वीज़ा उन लोगों के लिए जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, जो यहाँ पे आर्ट के लिए आते हैं, वो पी वीज़ा के थ्रू आते हैं। आर वो वीज़ा है जिस पे हमारे अक्सर इमाम मस्जिद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से अमेरिका यहाँ आ रहे होते हैं, तो ये सब आर वीज़ा कैटेगरी पे आते हैं।
अगला वीज़ा है H1B। ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा है। ये मार्च में लॉन्च करते हैं और दिसंबर तक ख़त्म हो जाता है। ये टाइम है क्योंकि हमारे यहाँ दिसंबर के बाद से अमेरिका के अंदर थैंक्सगिविंग, न्यू ईयर, क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। आप अप्लाई करें जनवरी के बाद, क्योंकि रिक्रूटर्स जो हैं जनवरी के बाद अपनी सीट पर दोबारा आते हैं, लॉन्ग वेकेशन पे जाते हैं। तो ये वीज़ा ओपन होता है मार्च के अंदर और दिसंबर तक ख़त्म हो जाता है। H1 वीज़ा का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि आप यहाँ आ तो जाते हैं, आने के बाद आपको उस एम्प्लॉयर के साथ वो अगर आपको किक आउट कर दे तो आपको वापस जाना पड़ता है। अगर इंडियंस H1B वीज़ा पे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका जो वेटिंग ईयर जो टाइम है वो 93 ईयर्स, बहुत लंबा टाइम है। पाकिस्तानी बहुत कम आते हैं H1B वीज़ा के ऊपर और इस वीज़ा के ऊपर पाकिस्तान लोग हैं उनका जो वेटिंग टाइम है वो ओनली 4 to 5 ईयर्स है। एक F1 वीज़ा है। आप यहाँ पे आइए, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिए और उस बिहाफ पे आप अपना वीज़ा ले सकते हैं। 10,000 से ऊपर कम्युनिटी कॉलेजेस मौजूद हैं, 5,000 से ऊपर कोर्सेज कराए जाते हैं, $3,000 से $4,000 क्वार्टर की इसकी पर सेमेस्टर की फीस है। आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं इसमें। देखिए $20,000 आपने 2 साल में खर्च करने होते हैं। जो खर्चा होता है आप में $10,000 दिखाने हैं। $10,000 आपका तकरीबन 1 साल का खर्चा बनता है के ऊपर। अगर आप यहाँ पे उबर चलाते हैं ना तो $10,000 आप वैसे ही कमा लेते हैं साल 1.5 साल के अंदर। मैं कहूँगा अगर यहाँ पे आते हैं तो पढ़ाई कीजिए। लोग अक्सर आते हैं यहाँ आने के बाद पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करते। ऑन एन एवरेज 10 से 12,000 रुपए आपका साल की फीस है। आपने एक सेमेस्टर की फीस दिखानी है। आप इजीली इस कैटेगरी पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ने के बाद 3 साल तक आप OPT कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल तक काम करें। काम करने के बाद आप यहीं पर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी है। फिर अक्सर लोग शादियां कर लेते हैं और फिर उनकी उम्रें, नस्लें यहीं गुजर जाती हैं। एक कैटेगरी H2B वीज़ा की है जिसके अंदर आप इजीली आ सकते हैं। ये ज़्यादातर काश्तकारों को ज़रूरी बिहाफ पे, आपको एग्रीकल्चर के बिहाफ पे आपको ये मिलता है और इसके अंदर बड़ी ग्रांट्स हैं। आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ बड़ी लैंड परचेज करते हैं और गवर्नमेंट आपको उसके ऊपर ग्रांट देती है। ये भी एक बहुत बड़ा वीज़ा है। अगर आप मेहनती हैं तो ये आपके लिए आइडियल वीज़ा है। देखिए एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है हमारे मुल्क की। इंडिया में भी ये हाल है, इवन बांग्लादेश में ये हाल है। यकीन कीजिए आप इस कैटेगरी में अप्लाई कीजिए, आपको वीज़ा मिलेगा। आप अपनी वहाँ पे अपना लैंड दिखाइए और यहाँ के लैंड परचेज कीजिए। क्यों हम इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हर जगह थर्ड वर्ल्ड कंट्री के गरीब लोगों की तरह जॉब करना चाहते हैं? यहाँ आइए और इज्जत से, मेहनत से रोज़ी कमाइए। H2B वीज़ा ये अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, आप ट्रक ड्राइवर हैं, आप क्रेन ऑपरेटर्स हैं, ये इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। H3 वीज़ा ये स्पेसिफिक उसके लिए जो बंदा यहाँ पे ट्रेनिंग पे आना चाहता है। आपकी ट्रेनिंग कोर्स के लिए आते हैं तो आपको H3 वीज़ा मिलता है। E2 वीज़ा मेरा फेवरेट वीज़ा और मैं रिकमेंड करता हूँ। ये पाकिस्तान, इंडिया के लिए नहीं है पर पाकिस्तान इस कैटेगरी में आता है। आपकी पान की शॉप है, आप मोबाइल का बिजनेस है, आपका कोई पेट्रोल पंप है, कोई ऐसा बिजनेस जो पाकिस्तान में आप चला रहे हैं और उसकी आपके पास की हिस्ट्री है और तो आपको $1 लाख दिखाने पड़ते हैं कि जी मेरे पास पैसे हैं। बिजनेस प्रपोजल जमा कराना पड़ता है आपको। इस प्रपोजल के बिहाफ पे आपको पूरी फैमिली को E2 वीज़ा मिल जाता है। एक बहुत बड़ी गलत फहमी लोगों के पास E2 वीज़ा को लेकर अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और बहस होती है इस बात पे कि E2 वीज़ा जो है ना ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट नहीं होता। याद रखिएगा मेरे बात। लेकिन आपको तमाम फैसिलिटीज मिलेंगी। आप यहाँ के मेडिकल को एंजॉय कर सकते हैं, इंश्योरेंस एंजॉय कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड मिल सकता है आपको, तमाम काम करते हैं सिवाय इसके कि आपको ग्रीन कार्ड की एलिजिबिलिटी ये नहीं E2 वीज़ा पे। और इसका आसान तरीकेकार है, आप पैसे कमाइए, E2 वीज़ा पे आइए, 5 साल का प्लान कीजिए। जिस दिन आपका $10 लाख हो जाए EB3 वीज़ा अप्लाई कीजिए। वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है EB3 के अंदर और आपकी पूरी फैमिली को ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अगली कैटेगरी U वीज़ा है। अगर आपको कोई थ्रेड है, आपके फैमिली में किसी को मार दिया गया है, कोई इशू आपके साथ, कोई आपके पास प्रेशर है, तो आप U वीज़ा कैटेगरी के ऊपर अप्लाई करके भी इस मुल्क में आ सकते हैं। T वीज़ा कैटेगरी वो है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे होता है। आपको अगर ये डर है कि ज़बरदस्ती आपकी शादी कर देगा, जो हमारे यहाँ मामला चलते रहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आपको कोई किडनैप कर लेगा, तो आप इसके ऊपर किसी NGO के थ्रू इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। V वीज़ा कैटेगरी वो है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन कार्ड पे हूँ और मैंने अगर पाकिस्तान में शादी की, मैं अपनी बीवी को लाना चाहता हूँ, तो वो इस वक्त V वीज़ा कैटेगरी पे आती है। K3 वीज़ा ये स्पाउसेस के लिए है कि अगर आप शादी करते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, तो आपकी स्पाउस को शुरू में K3 वीज़ा मिलता है। K1 वीज़ा है फ्योंसी वीज़ा। ये इस मुल्क के अंदर है, आपकी फ्योंसे पाकिस्तान में है, इंडिया में, बांग्लादेश में, और आप यहाँ पे नेशनल हैं, तो आप K1 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IR3, IR4 ये एडॉप्शन वीज़ा है। अगर आप सीरिया के अंदर और किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे कोई वॉर हुई है या फिर वहाँ बच्चा ऐसा है जिसको आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उस बच्चे को इस वीज़े के बिहाफ पे अडॉप्ट कर सकते हैं।
F2A, F2B लॉफुल परमानेंट रेजिडेंसी, ये एक वीज़ा कैटेगरी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। अगर आप इस वीज़ा कैटेगरी पे इस मुल्क में आ गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को मुल्क से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से बुला सकते हैं। शर्त ये उनकी एज 21 ईयर से कम होनी चाहिए। इस कैटेगरी पे उनको भी इजीली वीज़ा मिल जाता है। बहुत सी वीज़ा कैटेगरीज हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि मैं सबको रिकमेंड करता हूँ लीगल आइए, इनलीगल ना आइए। 6 से 8 हज़ार लोग इनलीगली गिरफ्तार होते हैं मैक्सिकन और अमेरिकन बॉर्डर के ऊपर। ये डेली का मसला है। दुनिया भर से लोग यहाँ आना चाहते हैं। ये कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज आप ही के लिए बनी हैं। आप इन कैटेगरीज में अप्लाई कीजिए और आइए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अभी आपके साथ इस तरह की वीडियो शेयर करूंगा। अगर आप कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कीजिए। लिंक्डइन पे मैं अक्सर इस किस्म के पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ। मुख्तलिफ कंसल्टेंट को इस पॉडकास्ट में लाते भी हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज बताते हैं, आप पे शेयर करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।